अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, 2-3 रोज़ से सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम समाअत चल रही है और हम डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज मैं चाह रही हूँ कि हम इस पर डिस्कस करें। एक पिटीशन दायर की गई थी इमरान खान की तरफ से नैब तरमीम के हवाले से, जो कि इमरान खान के बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट आई उसने जो है वो पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और वो ये चाह रहे हैं कि ये जो नैब तरमीम की गई हैं इनको रिवर्स किया जाए। और इस हवाले से अभी ये 2-3 दिन से समाअत जारी है और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये 3 रुकनी बेंच है जो इस केस पर समाअत कर रहा है। तीनों जजेस की हम इस समाअत के दौरान अगर रिमार्क्स देखें तो तीनों जजेस की सोच हमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है। मुख्तलिफ सवालात हैं, मुख्तलिफ रिमार्क्स हैं, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो रही है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ इस समाअत के दौरान? शरारती सवाल है, शरारती जवाब मिलेगा और फिर तुम बचा लेना मुझे जस्टिस उमर अता बंदयाल से। आप मुझे बचा लें, मैं आपको बचा लूँगी। फिर तुम जाके रोना धोना के जी वो सेठी जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और गिर जाना और जाके माफ़ी मांग लेना। डन। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। अच्छा, बात ये है कि इन ऑल सीरियसनेस कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट जब आई तो इनके दो कानून इन्होंने पास किए। एक इन्होंने इलेक्शन लॉज ईवीएम वगैरह को ख़त्म किया और एक इन्होंने नैब तरमीम की। नैब तरमीम के बारे में काफ़ी अरसे से डिस्कशंस चल रही थी। 2019 में सबसे पहली तरमीम नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर इमरान खान की हुकूमत ने की, 2019 में। उसके बाद फिर ये बात शुरू हो गई कि उन्होंने पूरी बात नहीं की, कुछ बातें छोड़ दी, कुछ उन्होंने अच्छे चीज़ें की थी, मगर बहुत सी चीज़ें रह गई थी। और जब ये लोग आए तो इन्होंने ज़ाहिर है कुछ चीज़ें वो भी ठीक की और कुछ ऐसे कानून जो कि डायरेक्टली इनके साथ जिसका ताल्लुक़ था, गिरफ़्तारियाँ, सिर्फ एक्यूज़ कर दिया जाए तो गिरफ़्तारियाँ। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो उन्होंने की है कि नैब के अंदर जो ओरिजिनल कानून था वो ये था कि अगर मैं आके कहता हूँ कि उस्मा तुमने इतनी चोरी की है, तो आम कानून के अंदर तो ये होता है कि मैंने इल्ज़ाम लगाया, मैं प्रूव करूँ। अच्छा जी, आप आगे से कहती हैं अच्छा जी सेठी साहब तुसी मेरे से बड़ा इल्ज़ाम लगाता है, ले आओ ना की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सबूत है, और अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो आप घर चले जाएंगे आराम से। मगर अब जो नैब कानून ने इसको, जब मुशर्रफ साहब ने 2001 में ये लेके आए थे, तो ये कोर इशू जो था इसको चेंज कर दिया था। उसमें ये था कि उज़मा तुमने चोरी की है। अब उज़मा ने कहना है कि नहीं मैंने नहीं चोरी की, तो आगे से कानून कहता है अच्छा नहीं की, बताओ ना कैसे नहीं की, तुम बताओ कैसे नहीं की। तुम्हारे जेब में 10 रुपये हैं, मैं कहता हूँ ये चोरी का माल है। अगर पुराने कानून में ये था कि जी मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये 10 रुपये कहाँ से आए, चोरी के आए या और क्यों आए, और अगर नहीं कर सकूँगा तो ख़त्म होगी बात। अब ये जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया होगा वही साबित करेगा जो इल्ज़ाम लगाने वाला है। अब ये था नैब के अंदर ये बना दिया कानून कि नहीं आप बताएं ये 10 रुपये कहाँ से आए, और अगर आप सही जवाब नहीं दे सकेंगे, हमें मुतमईन नहीं कर सकेंगे, तो आपको अंदर कर देंगे, आपने चोरी की। तो ये बहुत बड़ी कानून के अंदर तब्दीली आई। दुनिया में मेरा ख़्याल है ये वाहिद केस था जहाँ के एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें कि पहले से ये फ़ैसला हो जाता है कि आप गिल्टी हैं, आपने चोरी की है, अब आप सबूत दें कि आपने नहीं की। हालांकि हर जगह पे ऐसे होता है कि हम आपको कहते हैं आपने चोरी की है, तो आप कहते हैं सबूत दें कि मैंने चोरी की है कि नहीं की। दुनिया का असूल और कानून चलता है इसके ऊपर, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। इन्होंने कर दिया गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट। तो इसकी वजह से फिर जिसको चाहें वो पकड़ लेते थे, क्योंकि पहले से ये अजम्पशन होती थी कि जी आपने तो चोरी की है, हम कह रहे हैं अब आप कहें कि नहीं की, और केसेस चलते थे। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने आके 2019 में 1-2 चीज़ें तब्दील कर दी, मगर इसको रहने दिया। ये जो शिक थी, इन्होंने जो पीडीएम वाले जब आए हैं 2022 में, इन्होंने आके कानून को वापस चेंज कर दिया और कहा नहीं अब ये है कि जो इल्ज़ाम लगाएगा वही सबूत दे। अच्छा, वो तो बहुत मुश्किल हो गया ना अब तो इसलिए अब नैब को छोड़ना पड़ रहा है। वो नैब के पास सबूत है ही नहीं करप्शन का। नैब के पास कोई सबूत ही नहीं है कि जी शहबाज शरीफ ने करप्शन की है या फलाने ने करप्शन की है या फलाने ने तो अब वो रख नहीं सकते उनको, अब उनके केसेस खत्म होते जा रहे हैं। तो इमरान खान ने ये पिटीशन की थी
कि इन्होंने जो कानून बनाया है ये अपने लिए बनाया है, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, इसके साथ करप्शन और बढ़ेगी और इसलिए इस कानून को गैर आइनी स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। ये इमरान खान की पिटीशन है, ठीक। ये बैकग्राउंड थी इसकी। अब उस पिटीशन के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने 3 मेंबर बेंच बनाया, एक और तीनों जो जजेस हैं ये एक तो खुद तीनों जो हैं तीनों लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। बंदयाल साहब भी चीफ जस्टिस थे 2013 में और जस्टिस मंसूर अली शाह उनके बाद आए हैं, उसके बाद एजाज साहब भी ये रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं और इनके बाद जस्टिस फायजी साहब आ रहे हैं, फिर उसके बाद जस्टिस एजाज आ रहे हैं और जस्टिस एजाज के बाद शायद एक आध के बाद फिर जस्टिस मंसूर भी बनेंगे। तो आप सोचिए कि बड़ी दिलचस्प किस्म की इकट्ठ किया गया, बेंच बनाया गया। अच्छा, अब उस बेंच के अंदर सिर्फ यही दिलचस्पी नहीं है, इसके अंदर एक और भी दिलचस्पी है जो आज कल नज़र आ रही है। वो ये है कि जस्टिस एजाज, ये याद रहे कि जस्टिस एजाज का बहुत बड़ा रोल था उस GIT में और उसमें पैनामा के केसेस में, जिसमें अंदर उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ नवाज शरीफ साहब को फारग किया था। ही वॉज वन ऑफ दोज 5 मेंबर बेंच। अच्छा, और जस्टिस मंसूर के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े वो डेमोक्रेटिक माइंडेड जज हैं और बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं। उमर के बारे में, जस्टिस उमर के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े तालीम याफ्ता हैं और लिबरल भी हैं, मगर और भी कुछ बातें कही जाती हैं कि कमज़ोर भी हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी बातें लोग करते हैं और अब उनकी जो जजमेंट्स आ रही हैं वो सारी रिफ़्लेक्ट करती हैं इसी किस्म की बात। अच्छा, अब कोई कमज़ोर तो कोई जज नहीं होता, सारे एक जैसे होते हैं, सारे मजबूत होते हैं, सारे तकड़े होते हैं। तो ये सारी बातें करने वालों की हैं, दुश्मनों की हैं। आइए आगे, अब आइए कि इन्होंने ये बेंच बना दिया। अब इमरान खान के वकील साहब आके कह रहे हैं कि इस कानून को स्ट्राइक डाउन करें। अगर कानून स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो ये जो शहबाज शरीफ साहब और 8-10 और नून लीग के जो लीडर्स हैं और जरदारी साहब भी, उनके खिलाफ जो नैब के केसेस थे करप्शन के, वो सारे फारग हो चुके हैं। नहीं, अगर ये स्ट्राइक डाउन हो जाता तो वो वापस आ जाएंगे। तो ये तो फिर मसला बन जाएगा ना, बड़े सीरियस। एक तो इशू ये है कि सियासी इशू है, दूसरा इशू कॉन्स्टिट्यूशन का कि क्या पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसको स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है मगर इसके जवाब भी इतना मुश्किल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ये फैसला रहा है कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो आइन के बहुत अहम बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ या बेसिक राइट्स जो उसके अंदर इंश्राइंड हैं, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कानून बनता है तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। ख़ुसूसन अगर नैब लॉ फंडामेंटल राइट्स को किसी तरीके से था, तो फिर उसको कोई भी कानून हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स जो कि बेसिक टेनेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आज़ादी जो है हमारी फंडामेंटल आज़ादी आवाम की, अगर उसके ख़िलाफ़ है तो वो कानून को सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ठीक। अच्छा, अब और यहाँ एक केस ऐसा भी है कि एक कानून बना था जिसके बारे में 2001 की बात है, मुशर्रफ साहब का ज़माना था मेरा ख्याल है, और उसका नाम है असफंदियार वली केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर के एक कानून था कि ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, कि उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अच्छा, आज ये आर्ग्यूमेंट दी जा रही है कि ये भी जो कानून है ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, इसको भी स्ट्राइक डाउन किया जाए। उसके ऊपर जस्टिस मंसूर का ये मौक़िफ़ है कि कैसे ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ कैसे, इसका तो कोई सबूत नहीं है और उनके ख़्याल में ये इसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। उधर जस्टिस एजाज हैं, वो समझते हैं कि जी ये किस किस्म का कानून है, लोगों ने अपने लिए बना लिया है, इससे तो धज्जियाँ उड़ा दी हैं, इससे करप्शन बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और रोना धोना और फलाना ढींगना। तो जाहिर है वो तो ये चाहते हैं कि इस कानून की छुट्टी करा दी जाए। और बीच में बैठे हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल। वो कभी एक बात कहते हैं जिससे ऐसे लगता है कि वो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी को मानते हैं कि पार्लियामेंट जो चीज़ करती है उसको अदालतें नहीं चैलेंज करना चाहिए, और फिर कभी कभी ऐसे सवाल भी कर लेते हैं जिसके साथ और भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार शायद आज तो जस्टिस एजाज वल चले गए ने, आज जस्टिस मंसूर वल चले गए ने, और दरमियान में वो खेल रहे हैं। अब इसके बहुत से
एग्जाम्पल्स हैं आज की और कल की जो हेयरिंग्स हुई हैं, वो जो कि हम दे सकते हैं अगर आप चाहें तो बात हो और सकती वो करप्शन की आप बात कर रहे थे, तो करप्शन पे उन्होंने कहा कि अगर अब जो रेटिंग आएगी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो आएगी, उसमें इन नैब तरमीम के बाद जो है वो उससे भी 100 नंबर पे नीचे चला जाएगा। अच्छा, अब ये जस्टिस एजाज नहीं है जी। जस्टिस एजाज का ये कहना था कि अगर ये कानून रहा तो करप्शन बढ़ जाएगी पाकिस्तान। यही वो इमरान खान का भी यही मौक़िफ़ है कि इन्होंने जो करप्शन जो है अब तो बहुत बढ़ेगी बिकॉज इन्होंने अपने आप को माफ़ करा लिया। अच्छा, अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये दिखाते हैं कि 2016 में 2014 में करप्शन पाकिस्तान में 140 नंबर पे थी पाकिस्तान का रैंकिंग। जितनी आप ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा करप्शन है। तो 2014 में 126 थी, 126 थी। उसके बाद 2016 में 116 हो गई, फिर उसके बाद 2018 में 117, 2020 में 124 और 2021 में 140। इससे ये ज़ाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान करप्शन इंडेक्स काफ़ी हाई था। नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान वो 5 साल करप्शन इंडेक्स गिर गया, मतलब करप्शन कम हो गई सिग्निफिकेंटली, यानी 2012 में 139 पे थी। जी हाँ। तो अब 100 खान साहब के ज़माने में 140 पे फिर पहुंच गई। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो ये कि जब अकाउंटेबिलिटी के कानून की और खान साहब लगा रहे थे, लोगों को जेलों में डाल रहे थे, तो करप्शन इंडेक्स बढ़ रहा था इसका मतलब। और जब ऐसी चीज़ नहीं थी और जिस हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि बड़ी करप्ट थे नून लीग वाले, उनके दौर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है सबसे कम करप्शन थी पाकिस्तान के अंदर। अब ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं, ये आपने और मैंने नहीं घड़े, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के फैक्ट्स हैं। अच्छा, अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये जज साहब को भी बताना चाहिए कि जज साहब जो हकायक हैं, ये हकीकत है, वो तो ये दिखा रही है कि पीपीपी के ज़माने में करप्शन जो थी वो 139 पे पहुंची हुई थी और नवाज शरीफ के ज़माने में वो 117 और इमरान खान के ज़माने में 140। तो आप तो ये तो उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नैब के कानून का कोई तल्लुक़ करप्शन के साथ नहीं है। जब नैब धंधना रही थी तो करप्शन सबसे ज़्यादा हो रही थी पाकिस्तान में अंडर इमरान खान, और जब नैब सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट काम कर रही थी नवाज शरीफ के ज़माने में, तो उस वक्त कोई ख़ास करप्शन एटलीस्ट कम हो गई थी करप्शन। तो मैं ये समझता हूँ एक तो ये करप्शन वाला इशू जो है, इस पर कोई थोड़ी सी हकीकत जज साहब के आगे रखनी चाहिए कि आपकी गलत फहमी है अगर आप ये समझते हैं कि करप्शन बढ़ जाती है जबकि नैब का कानून को उन्होंने अमेंड किया। दूसरी बात ये कि जस्टिस मंसूर हर स्टेज पे आईनी पोजीशन ले रहे हैं। बड़ी इसमें मैं देख रहा था कि जज साहब जो हैं उन्होंने पहली बात उन्होंने कहा कि बड़ी दिलचस्प बात है ये कि सिविलियंस को भी धर लिया जाता है नैब में, जजेस को भी माफ़ नहीं किया जाता, मगर फ़ौजियों के बारे में क्या ख्याल है? उनको तो कोई हाथ नहीं लगाता। तो क्या नैब का कानून जो है ये फ़ौजियों के ऊपर अप्लाई नहीं करता? ये सवाल उन्होंने पूछ लिया। अच्छा, अब उसका जवाब देने से तो सारे भाग रहे थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था कि इसका जवाब हम क्या दें। जवाब तो बड़ा कि अगर फ़ौजी कोई करप्शन करता है तो नैब उसको नहीं हाथ लगा सकती, उसको फ़ौज खुद उसको निपटती है और फ़ौज के बाहर नहीं हो सकता, अपने इंस्टीट्यूशन में उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है और नैब नहीं हाथ लगा सकती। अलबत्ता अगर कोई फ़ौजी जो है वो किसी सिविलियन अदारे में है, उसका हेड है या वहाँ कोई करप्शन हुई है तो नैब पूछ सकती है। मगर हकीकत ये है कि आज तक नैब ने किसी फ़ौजी को, सर्विंग फ़ौजी को हाथ नहीं लगाया। जो रिटायर्ड फ़ौजीज़ हैं उनके ऊपर ज़रूर उन्होंने हाथ लगाया। एडमिरल मंसूर के केस आपको याद होगा, जो नेवी के चीफ़ थे, उसके बाद एक वापडा के चीफ़ भी रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ भी रहे हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके ऊपर भी नैब ने केसेस किए और उनसे भी पैसे निकलवाए, मंसूर से भी पैसे निकलवाए वगैरह। वो रिटायर हो चुके थे और वो दे वर इन्वॉल्व इन कमीशंस एंड स्टफ लाइक दैट। तो अब बात ये है कि ये सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। दूसरा, मंसूर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो कहते हैं कि क्या आपका ख्याल है कि ये जो फैसले होते हैं कानून के बारे में ये सड़कों पे होने चाहिए या पार्लियामेंट में होने चाहिए? इशारा ये है कि खान साहब जो हैं वो सड़कों पे कानून बनाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को निकाल दो, पार्लियामेंट से ये कर दो। उन्होंने तो पार्लियामेंट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है। तो फिर ये बताइए कि सड़कों को माने हम या हम पार्लियामेंट को माने? कानून कौन बनाएगा? फिर और भी उन्होंने बात कही कि
ये फंडामेंटल राइट्स जो है अगर वो वायलेट नहीं होती तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम पार्लियामेंट के कानूनों को स्ट्राइक डाउन करें। अच्छा, तो इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी कहा है कि जब सिस्टम तबाह हो रहा होगा तो फिर तो अदलिया मुदाखलत करती है ना। अच्छा, अब बात यह है कि तबाह कब होगा, वो तो फिर फौज भी यही कहती है कि जब सिस्टम तबाह हो रहा हो तो हम मुदाखलत करते हैं। तो बात यह है कि मुदाखलत जो है आइन के आउटसाइड आइन पर तबाह हो रहा हो या ना हो रहा हो आप नहीं कर सकते। आइन बड़ी क्लियर है, ना जज कोई कर सकता है ना जर्नैल को कर सकता है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, तो ये पार्लियामेंट के फैसले हैं, ये आपके फैसले नहीं हैं। तो और आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि मुल्क तबाह हो रहा है? ये तो सियासी जमातें हैं, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो फैसला करेंगे। एक बंदा बैठ के एक चैम्बर में कैसे फैसला कर सकता है कि जी पार्लियामेंट तबाह हो रही है? और आजकल तो वैसे ही बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो काफ़ी अरसे से 12 जजेस के साथ काम कर रहा था, पूरा तो कोर्ट भी नहीं था। तो मतलब इस किस्म के इश्यूज भी हैं। पार्लियामेंट पे कुछ बात भी की है, कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आज सेठी साहब। ट्रंकेटेड कहा गया पार्लियामेंट को, और कुछ रेगुलेटरी कैप्चर और पार्लियामेंट्री कैप्चर के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सेठी साहब। एक तरफ तो जो आज के रिमार्क्स थे उसमें ये कहा गया कि नैब लॉ में इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो जिस तरह के रिमार्क्स दिए गए या जिस तरह से पार्लियामेंट को ट्रंकेटेड कहा गया और ये कहा गया कि फिर हम हालिया नैब तरामीम को पार्लियामेंट्री कैप्चर कहेंगे, तो ये क्या मतलब दो ऑपोजिट बातें क्यों हो रही हैं? देखिए, पहली बात में तो वज़न है, दूसरी बात में बिल्कुल कोई वज़न नहीं है। पहली बात ये है कि जी जज साहब, जो चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट्स भी हुई हैं, जो तरमीम भी जो हुई है वो पॉजिटिव बात की है। वो क्या इम्प्रूवमेंट हुई है कि पहले ये होता था कि उस्मा पे इल्ज़ाम लगाया, उस्मा को पकड़ के ले गए, 90 दिन के लिए फेंक दिया। अब ये नहीं हो सकता। जो तरमीम हुई है उसके अंदर इल्ज़ाम, सिर्फ इल्ज़ाम के ऊपर आप किसी को गिरफ्तार करके जेल में नहीं रख सकते। वो इंडैक्टमेंट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद रिमांड होता है, और ये 90 दिन वाली बात ख़त्म हो गई। तो कहते हैं ये तो अच्छी बात है, बिकॉज अगेन ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ जाती है, ये उसके हक में है फंडामेंटल राइट्स। तो ये तो स्ट्रेंथन किया, अच्छा किया ये कानून। मगर जहाँ जो चीफ जस्टिस साहब ने आज जो नई बात कर दी, जिसके साथ बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे, कि उन्होंने ये कहा कि ये उनका ये मौक़िफ़ लगता है, वो कहते हैं कि ये क्या ऐसा कोई भी कानून इस किस्म की पार्लियामेंट पास कर भी सकती है कि नहीं, और ये किस किस्म की पार्लियामेंट है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड होता है छोटा किया, कट जिसको कट कर दिया जाए, मुख्तसर। उनका ये कहना मुख्तसर, ट्रंकेटेड कटी हुई। अब उनका ये मतलब ये है कि अब पीटीआई तो बैठी नहीं हुई वहाँ, मतलब 180 लोग या 170 या 150 जितने भी हैं वो सारे बाहर बैठे हुए हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो तो मर के सिंपल मेजॉरिटी पे अब आ गई है, बाकी लोग तो है ही नहीं वहाँ। तो ये कैसी पार्लियामेंट है जो कि जैसे कहते हैं लूली लंगड़ी पार्लियामेंट। तो ये क्या ये कानून भी पास कर सकती है कि नहीं? ये मतलब ये सवाल इतना ख़तरनाक है, मैं समझता हूँ कि अगर इसका आप जवाब ढूंढने जाएं और ये अगर सबूत हो जाए ये कि जी वो तो ट्रंकेटेड है और ये कानून नहीं पास कर सकती, तो ये पार्लियामेंट की छुट्टी हो जाएगी, रैप अप हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, अब ये सवाल क्यों किया गया? ये तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी प्रोवोकेटिव सवाल। और ये उस चीफ जस्टिस से क्या ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट ट्रंकेटेड है और एक ट्रंकेटेड पार्लियामेंट कानून नहीं पास कर सकती? दरअसल एज लॉन्ग एज कानून तो बड़ा सिंपल सा है, और जज साहब को भी पता है इस बात का कि अगर एक पार्लियामेंट है वो उसमें कोरम पूरा है, बाकी लोग ना भी हों जब, और वो डिसॉल्व नहीं हुई, तो पार्लियामेंट कंप्लीट है। ये क्या बात हुई कि जी पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है इसलिए क्या कानून पास कर भी सकती है कि नहीं? और ये वो जज साहब हैं, अब मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ बिकॉज आई एम क्वाइट शॉक्ड बाय दिस क्वेश्चन, ये वो जज साहब हैं जिन्होंने जब स्पीकर असेंबली ने डिसॉल्व की थी पार्लियामेंट, और मेजॉरिटी पार्टी उस वक्त जो थी या जो गवर्नमेंट में थी उन्होंने डिसॉल्व कर दी थी, और जज हजरात को 12 बजे रात को बाहर आ गए और उन्होंने आके स्ट्राइक डाउन कर दिया उसको। तो उस वक्त तो पार्लियामेंट ट्रंकेट हो चुकी थी, और इन्होंने उस ट्रंकेटेड पार्लियामेंट को रिस्टोर कर दिया और कहा ये नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो ये खुद इन्होंने फैसला किया, 5 मेंबर बेंच बन गया, और उन्होंने आगे ये फैसला बाद में किया कि ये तो कर ही नहीं सकते थे, और आज उसी को कह रहे हैं कि ये ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है तो ये कानून नहीं पास कर सकते। तो अब मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कि ये क्यों कहा गया।
अब मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे ज़ाहिर है कोई सोच होगी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन कराओ, वो इस पार्लियामेंट को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं हम तो रिज़ाइन कर बैठे हैं। पार्लियामेंट कह रही है कि हम, स्पीकर कह रहे हैं हम तो रिज़ाइन नहीं मानते, आप इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, जब तक आपको हम छुट्टी नहीं कराएंगे आप जा नहीं सकते। और ना ही इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शंस कॉल कर रहा है। तो एक ये सिचुएशन हुई हुई है। तो अगर स्पीकर नहीं बात मान रहा, वो कहता है नहीं पार्लियामेंट पूरी है, और इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं मान रहा, तो जज कैसे कह सकता है कि ट्रंकेटेड है? ठीक। और पीटीआई के जो खुद एमएनएस हैं वो इसी सुप्रीम कोर्ट के पास जाके ये कह रहे हैं कि हमें बहाल किया जाए, हमने तो रिज़ाइन ही नहीं किया। और यही जजमेंट्स हैं कि जी जाइए आप, स्पीकर साहब इनको सुने, ये आना चाहते हैं वापस इनका सुनने। तो मतलब ये क्या हो रहा है? एक तरफ इमरान खान साहब पार्लियामेंट जाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ वो जो लोग बैठे हुए वहाँ वो कहते हैं हमने इलेक्शन टाइम पे कराने हैं, मुझसे पहले कराने नहीं है। एक क्राइसिस चल रही है, उस क्राइसिस के अंदर सारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। क्या ये हम ये समझें कि जज साहब जो है, एक तरफ इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने तलवार रखी हुई है, तोशाखाना केस, फलाना केस, कंटेम्प्ट केस, ये कि तुम जो है सड़कों से हटो और पार्लियामेंट में जाओ और बात करो वहाँ जाके। और उन्होंने एक दफ़ा नहीं कुछ दफ़ा पहले भी कहा है कि ये सड़कों की सियासत क्या है, हमारे पास क्यों भागे आते हैं, जाए पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है, जस्टिस उमर ने ये बात कही है। एक तरफ तो उनको कह रहे हैं जाए वहाँ पे जाके अपने मसाइल हल करें, और उधर उनको कह रहे हैं पार्लियामेंट में जो बैठे हैं कि तुसी भी सोच लो, तो ना असी उड़ा दईए, तुसी भी गलबात कर लो। तो मैं ये समझता हूँ कि जज साहब दोनों साइड्स को इधर भी धक्का दे रहे हैं कि उधर जाओ, उधर धक्का दे रहे हैं कि आओ यार बैठ के बात करो, ये बिल्कुल अनकंडीशनल बातें शुरू करें, कुछ इलेक्शन के मसले हल करें। तो ये दोनों तरफ क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई है। अब मेरा ख्याल है जुडिशरी के कुछ जजेस सोच रहे हैं कि और कुछ नहीं, क्राइसिस चल रही है, हम दोनों साइड्स को धमकियाँ भी दें, प्यार भी करें। अब खान साहब के साथ क्या हो रहा है? उनको कन्विक्शन नहीं हो रही, प्यार हो रहा है। उधर धमकी दे रहे हैं कि आप सड़कों पे क्यों हैं, उधर जाएं। उधर भी कि आपका कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो नहीं है, प्यार हो रहा है। ठीक। और धमकी ये है कि ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है कि आप कानून पास भी कर सकते हैं। तो और अब सारे मामलात भी अदालत की तरफ जा रहे हैं, आपने खुद ही मैंने कहा पहले खुद ही कहा था सारे वहीं जाएंगे और अदालत अब रोल भी अदा करेगी, मगर जाहिर है ओपनली नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ अब शुरू हो गई है। और पहले भी कहा था कि अब अदालतें जो है वो रोल प्ले करेंगी इस क्राइसिस को किसी तरीके से सॉल्व करने के लिए। और वो अब आज ये जो केस है नैब वाला और डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस, ये सारे जो हैं, और आगे नवाज शरीफ का जो केस आ रहे हैं एक्विटल के, ये सारे उसी पस मंजर में देखे जाएंगे और रास्ते निकाले जाएंगे, उसी के गिर्द घूम रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है नूर आलम खान, उन्होंने जो 10 साल का रिकॉर्ड तलब किया है तोशाखाना का। उन्होंने कहा है कि जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, नेवल चीफ्स हैं, ये सारे के सारे और दीगर वज़रा जो हैं वो अपना 10 साल का रिकॉर्ड जमा कराएं। तो क्या ये मुमकिन होगा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी की जा सके? नहीं, कोई मुमकिन नहीं है। इसके दो वजूहत हैं। नूर आलम साहब ने पहले भी जजेस के बारे में जज को, रजिस्ट्रार साहब को लिखा था कि आप बताएं किसने कौन कौन से प्लॉट्स लिए हैं। तो रजिस्ट्रार साहब ने सलाम दुआ भी नहीं ली उनकी, उन्होंने फाड़ फूड़ के फेंक दिया, जवाब तक नहीं दिया। और फिर ये बातें शुरू हो गई कि जी जजेस को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो पूछ ही नहीं सकती कुछ। आप तो इलेक्टेड लोगों के बारे में पब्लिक अकाउंट्स हैं, नॉन इलेक्टेड लोगों के बारे में तो आप पूछ ही नहीं सकते। और स्पेशली जुडिशरी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम आपको सलाम भी करें। उनको तलब भी किया रजिस्ट्रार को, ये नूर साहब ने। उस वक़्त महल तनवीर थे और आओ जी इधर आओ, नहीं आंदे की कर लोगे, नहीं गए। फ़ौज वो तो पहले दिन से कहती है हम तो अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। तो ना किसी फ़ौजी इदारे ने इनको इसका जवाब देना है, ना किसी जुडिशल इदारे ने इनको जवाब देना है। ये बेचारे एक दफ़ा कहा, एक दफ़ा फिर कह के चुप्पी कर जाएंगे, और क्या कर सकते। तो फिर इन्होंने ये कहा क्यों? देखिए, ये आज एक माहौल बना हुआ है ना। अच्छा। आज जस्टिस मंसूर ने भी तो सवाल पूछ लिया ना कि क्या फ़ौज जो है, उसके इदारे जो हैं, क्या वो अकाउंटेबिलिटी में नहीं आते नैब की? तो ये अब इशू खड़े हो गए हैं कि नैब बड़ी ज़्यादती करती रही है, बड़ी वन साइडेड रही है, और अब इसीलिए कानून भी तब्दील किया गया है। अगर नैब ने अच्छा काम करना है तो फिर सबके ऊपर लागू होना चाहिए। ये स्पेशल केसेस जो हैं ये नहीं होने चाहिए, और क्योंकि हैं और बड़े पावरफुल इदारे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अब नैब फारग होने वाली है।
नैब का कोई ख़ास रोल नहीं रहेगा। छोटे छोटे केसेस, और वो भी छोटे केसेस क्या 50 करोड़ से कम का केस हो तो वो कहते हैं आप ले ही नहीं सकते। तो ना छोटे केसेस ले सकते हैं, ना कोई बड़े केस जो है किसी जज के ख़िलाफ़ या किसी जनरल के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। तो रह कौन गए? MNAs MPs रह गए। MNAs MPs की चोरी सब 50 करोड़ से कम ही की होती है। तो रह गए प्राइम मिनिस्टर्स। तो अब प्राइम मिनिस्टर्स जो है, जो वो जब हाथ मारते हैं तो मारते होंगे, मगर फिर वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो नैब आके उनको पकड़ ले। अभी आपने देखा कि ब्रिटिश क्राइम एजेंसी ने भी कोशिश पूरी की नैब के कहने के ऊपर, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला शहबाज शरीफ साहब और उनके साहिबजादों के खिलाफ। क्योंकि अगर होगा तो कुछ मिलेगा। और अब तो माफ़ी भी मांग ली है, इस पे बात करेंगे हम। अभी इससे अब माफ़ी वाली बात पे भी आ जाते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ना, ये मुझे याद है कि 1989 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी 88 में, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन थे वो से आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद साहब हाकिम अली जरदारी साहब। हाकिम अली जरदारी साहब ने सबसे पहली तफ्तीश ये की कि उन्होंने कहा कि जी बैंकों के जो लोन्स लिए हुए हैं जिन लोगों ने, और जो लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, वो सारे डिटेल्स दिए जाए स्टेट बैंक को कहा। अच्छा, जाहिर है वो तो नून लीग की हुकूमतें रही हैं, ज़िया-उल हक की हुकूमत, पीपल्स पार्टी बेचारी तो 77 के बाद तो गायब थी। तो 12 साल के बाद वो हुकूमत में आई। तो उस वक़्त जो सारे हुक्मरान थे वो तो शरीफ फैमिली थे या ज़िया-उल हक के आने जाने वाले लोग थे। तो हाकिम अली जरदारी साहब ने सारे डिफ़ॉल्टेड लोन्स जो कि अरबों में थे वो सारे डिटेल निकाल के निकले थे। और मीडिया का काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को कि लो जी, पहली दफ़ा आज़ाद था मीडिया भी और ये सारे डिटेल भी छाए हुए। कुछ नहीं हुआ। बैंकों ने ये कह दिया जी ये हो गया, जी वो हो गया, आपने राइट ऑफ कर दिया, हमने एक दमड़ी नहीं निकाली किसी से। और ये भी मैं आपको बताऊं कि 1996 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट को फ़ारूक लगारी साहब ने फ़ारग किया तो इल्ज़ाम करप्शन का लगा। और बाय द वे हर दफ़ा जब गवर्नमेंट निकाली जाती थी कोई तो यही कहते थे करप्शन, आज तक कभी करप्शन प्रूव नहीं हुई। निकाल देते थे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हाँ जी करप्शन की वजह से निकाल दिया, ठीक है जी, ठीक है, नहीं ठीक निकाला, प्रूफ कोई नहीं होता। तो उस वक़्त 1996 में भी बड़ी कोशिश की कि जी कुछ निकाला जाए सबके ख़िलाफ़, मगर निकालना इतना आसान नहीं होता। शायद निकाल तो कुछ मिल तो जाता है इस किस्म की बात, मगर प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक। अच्छा सेठी साहब, ब्रेक पर हम जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आकर फिर डेली मेल जिसने शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, डेली मेल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो 2019 में आर्टिकल लिखा था उसको वेबसाइट से भी हटा दिया है, माफ़ी भी मांग ली है, और शहबाज शरीफ जो हैं और जो नून लीग है वो इसे अपनी जीत करार दे रही है। जबकि जो डेविड रोज़ हैं उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि ये सिर्फ एक पॉइंट पर माफ़ी मांगी गई है, और जो तहरीक इंसाफ है वो कह रही है कि ये मुकमुका है। तो क्या सूरत हाल है, क्या कन्फ्यूजन है इसमें? तो बिल्कुल नहीं है, इसमें दो पहलू हैं इसके। एक बात तो ये है कि उसके अंदर दो किस्म के इल्ज़ाम थे। एक ये था कि ब्रिटिश डेवलपमेंट एजेंसी है डिफिड, उस 2008 से लेके 2018 तक उन्होंने कोई 600 मिलियन पाउंड्स की एड दी थी। और ये बरतानिया का महकमा बरतानिया का जो फॉरेन एड का एक महकमा है डिफिड, डेवलपमेंट एजेंसी जी। तो वो पंजाब में उन्होंने खर्च किया। वो उसमें से एक हिस्सा था फ्लड्स के रिलीफ के लिए। और जब वो 12 में आए थे फ्लड्स, 11-12 में ही आए थे, तो इल्ज़ाम ये लगाया था 2010 में 10 में आए थे। तो इल्ज़ाम ये लगाया था कि वो जो पैसे थे उसके जो प्रोजेक्ट बना था वो शहबाज शरीफ साहब के किसी भांजे को वो प्रोजेक्ट मिला था और उसमें से उन्होंने करप्शन की थी, ये इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, दूसरे इल्ज़ाम ये थे कि वो इल्ज़ाम थे जो कि नैब ने शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादों के ऊपर लगाए हैं। तो उस आर्टिकल के अंदर दो पहलू थे। एक ये कि डिफिड के पैसे शहबाज शरीफ के रिश्तेदार ने किए और शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने वो इनको पार्सल किया वो, तो दोनों इन्वॉल्व थे। उधर दूसरा इशू जो था, नैब ने ये केसेस किए हुए थे, खान साहब ने करवाए थे, तो उन्होंने कहा जी ये इल्ज़ाम है और ये आर्टिकल था। अब इसके जो पहला पार्ट है वो तो नैब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि आपने प्रूव करना है कि आपने करप्शन नहीं की, हम तो कहते हैं आपने की है। उस बेसिस के ऊपर डेली मेल ने कहा कि आप करप्ट हैं, क्योंकि नैब कह रही थी आप करप्ट हैं, तो इन्होंने कहा जी आप करप्ट हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि इनकी अपनी तफ्तीश, इनका ये कहना था कि वो जो डिफिड का पैसा है वो भी करप्शन आपने की। हुआ ये कि जैसे ये स्टोरी आई
तो ब्रिटिश एजेंसी ने फ़ौरन एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, हम हमारा पैसा एक धेले करप्शन में नहीं जाता, हम बड़ी स्ट्रिक्ट हमारी ये सारा कुछ है। तो उन्होंने तो फ़ौरन डिनाई कर दिया, और गवर्नमेंट का वो इदारा था तो वो डेली मेल की तो टांगे कांपने लगी कि हुण की करिए, वो तो क्लियर कट केस था, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दूसरा जो केस था वो नैब वाला था। तो अब हुआ क्या है, उन्होंने उसकी माफ़ी मांग ली है कि जी हम माफ़ी मांगते हैं। नैब के जो इल्ज़ाम थे जो उन्होंने आगे बढ़ाए थे, अब उनको वो भी प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि अब वो कानून ही चेंज हो गया है। अब नैब ने ही सारे केसेस विड्रॉ कर लिए। अब वो जो इल्ज़ाम नैब वाले थे वो फारग हो गए, मगर जब ये लगे थे उस वक्त फारग नहीं थे। तो अब फिर ये फैसला हुआ कि चले जी हम सारी जगह से वो आर्टिकल जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं। वो जो नैब वाले केसेस हैं, जब हमने कहा था तो उस वक्त वो करप्शन थी, अब वो करप्शन नहीं है, इसलिए वो बात छोड़ देते हैं। आप भी छोड़ दें, हम भी छोड़ देते हैं, इधर हम माफ़ी मांग लेते हैं और सारी जगह से सारे का सारा मजमून जो है वो ले जाते हैं। तो अब हुआ यही है कि जो आर्टिकल था वो बिल्कुल गलत था। इवन अगर पाकिस्तान का कानून ये कहता है उस वक़्त कि जी नैब आप प्रूव करें कि आप इनोसेंट हैं, तो दुनिया का जो कानून है जो यूरोप में, वो तो ये नहीं कहता ना। वहाँ तो फिर भी इल्ज़ाम था, और अगर इल्ज़ाम डेविड रोज़ प्रूव नहीं कर सकते थे तो उनकी फिर लाइबल जो है उनको पैसे देने पड़ते, माफ़ी मांगने। तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, और मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया ये सेटलमेंट, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि आप इसको छोड़ें। वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी क्लीन चिट दे दी, इन्होंने भी माफ़ी मांग ली, अब और क्या पैसे खर्च करने हैं वकीलों वगैरह के ऊपर, फाते तो होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाजरीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन।